हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। प्रकाश का अपवर्तन। जब किसी भी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से हट जाता है, विचलित हो जाता है। इसी प्रघटना को हम अपवर्तन कहते हैं। मान लीजिए पारदर्शी माध्यम है, ये प्रथम माध्यम है, प्रथम माध्यम, और ये द्वितीय माध्यम है। ये इसके दोनों माध्यमों का ये संपर्क पृष्ठ है। इस पर खींचा गया ये अभिलंब है। यह आपाती किरण है, आपतन कोण है। और दूसरे माध्यम में जब किरण जाती है तो जाना इसको सीधा चाहिए, लेकिन सीधा ना जाकर अगर ये सघन माध्यम है, इसका अपवर्तनांक इसकी तुलना में ज़्यादा है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस दिशा में चली जाती है। यानी ये दूसरे माध्यम में अभिलंब के साथ जो कोण बनता है इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ये अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण है। ये आपाती किरण ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे। ये आने वाली किरण है, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारा जो कोण इसके बीच में बनता है आई, एंगल आई, ये आपतन कोण है। आपाती किरण जो कोण बनाती है अभिलंब के साथ प्रथम माध्यम में, ये है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगुलर जो दूसरे माध्यम में बन रहा है, यह अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो कोण बनते हैं, लेकिन यहाँ दोनों कोण बराबर नहीं होते, जैसा कि हम लोगों ने परावर्तन में पढ़ा था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये आई और आर दोनों बराबर नहीं है। अब आर का मान या तो आई से छोटा होगा या आई से बड़ा होगा। अगर ये माध्यम इसकी तुलना में विरल है, विरल जैसे ये कांच है और ये पानी है, ये कांच है और ये हवा है, पानी है और ये हवा है, तो ये विरल है। तो यदि ये माध्यम विरल है तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, और अगर ये माध्यम सघन है तो ये अभिलंब की नज़दीक आ जाएगी। इस प्रकार से कोण या तो आई से बड़ा होगा या आई से छोटा होगा। अब ये जो अपवर्तन है, इसका क्या नियम हुआ कि जो ये दो कोण बनते हैं, इनके ज्या का अनुपात, इनके साइन का अनुपात इन दोनों माध्यमों के लिए हमेशा स्थिरांक होता है। तो पहला इसका नियम है कि साइन आई तथा साइन आर का अनुपात
दोनों माध्यमों के लिए सदैव नियतांक होता है। नियतांक होता है, यानी इसे हम कहते हैं कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को एन भी कहते हैं और म्यू भी कहते हैं। उसे हम म्यू कहते हैं। म्यू म्यू प्रथम माध्यम के तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। प्रथम माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसको कभी कभी इस तरह भी लिखते हैं म्यू यानी 1 म्यू 2 प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। ये इन दोनों माध्यमों के लिए स्थिरांक है। अगर ये माध्यम बदल जाएंगे तो इस स्थिरांक का मान भी बदल जाएगा। यहाँ पर एक दूसरा भी ये नियम है कि जो ये आपाती किरण है, जो ये अपवर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, ये एक ही तल में होते हैं। अपवर्तित किरण, आपाती किरण, अपवर्तित किरण, तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब कि ये जिस तल में है, इस तल में, इस जो हमारा सरफेस है, पृष्ठ है, इसी में किरण भी है, इसी में भी है और इसी में अभिलंब भी है। ऐसा नहीं है कि ये तो इस पर है और ये अभिलंब कहीं बाहर है, सभी एक ही तल में है। तो ये इसके ये दो नियम हैं। ये जो हमारा पहला वाला है साइन आई अपान साइन आर बराबर 1 म्यू 2 आर सिंपली म्यू, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें उसकी आवृत्ति में और उसके फेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या चीजें हैं जो बदल जाती हैं और क्या चीजें हैं जो परिवर्तित नहीं होती। उस प्रकाश किरण में जाती है तो उस प्रकाश की आवृत्ति एवं कला, फ्रीक्वेंसी एंड फेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। आवृत्ति एवं कला में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब लाल रंग का प्रकाश है तो लाल रंग का उसी आवृत्ति का प्रकाश रहेगा और जिस कला में वो यहाँ है उसी कला में वो दूसरे माध्यम में भी जाएगा, उसके कला में भी कोई अंतर नहीं आएगा। और दूसरी बात क्या होती है कि चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है।
तरंगदैर्घ्य और चाल इसमें परिवर्तन हो जाएगा। हम इस तरह कह सकते हैं कि जो अपवर्तनांक है वो बराबर हुआ साइन आई अपान साइन आर, और यही बराबर होता है प्रकाश की उस माध्यम में चाल, यानी सी, ये तो उसकी वायु में चाल कहिए या निर्वात में चाल है, अपान उस माध्यम में चाल Vm। चाल सघन माध्यम है तो घट जाएगी, और यही बराबर होता है लेम्डा, ये निर्वात है या वायु है, अपान लेम्डा एम, यानी इसका अनुपात भी सी अपवर्तनांक के बराबर होगा, इन चालों का अनुपात भी सी के बराबर होगा, और इन्हीं के कोणों के साइन का अनुपात भी सी के बराबर होगा। अब यहां पर जो एक बात ध्यान देने की है कि जो अपवर्तनांक है, हमने यहां पर देखा कि जो अपवर्तनांक होता है वो दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का एक तरह से कहिए अनुपात है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सामान्यतः जो अपवर्तनांक की माप करते हैं वो तो हम निर्वात की तुलना में करते हैं, निर्वात के अपवर्तनांक को हम एक मानते हैं। तो जो निर्वात है उसका जो अपवर्तनांक है वो एक है। निर्वात का अपवर्तनांक, मान लीजिए ये यहां पर ये वैक्यूम है, ये निर्वात है, और निर्वात से जो किरण है वो किसी दूसरे माध्यम में जाती है। ये आपका आई होगा, ये आर है, ये कोई माध्यम है, ये निर्वात है, और ये कोई भी माध्यम है। तो इनकी जो चाल यहां पर निर्वात में है सी, और जो यहां पर चाल है इस माध्यम में मान लिया V या Vm, ये प्रकाश की चाल है। तो इसका जो अपवर्तनांक इस माध्यम का है, यानी माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, ये आपका बराबर आ जाएगा C अपान Vm। इसमें प्रकाश की चाल अपान इसमें प्रकाश की चाल, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर। अब हम इसको इस तरह ना लिख करके हम इसको ऐसे ही कह सकते हैं, हम कह सकते हैं μ1 या μ1। हम बजाय ये लगाने के, निर्वात लगाने के, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को μm कह दें। अगर मान लीजिए हमारे पास दो माध्यम हैं, एक माध्यम है हमारे पास ये यम माध्यम है, माध्यम 1, कोई एक माध्यम है, और फिर हमारे पास एक दूसरा माध्यम भी है, ये माध्यम है 1, ये माध्यम है। तो निर्वात की तुलना में इसका जो अपवर्तनांक होगा उसको हम इस तरह सुविधा के लिए लिख सकते हैं μ1। μ1 का मतलब निर्वात की तुलना में प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। अगर ये ना होता, यही होता तो 1 भी ना लिखते, हम केवल μ लिखते। यानी जो हम निर्वात किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं वो किसी न किसी एक माध्यम की तुलना में निकालते हैं। मान लिया निर्वात की तुलना में निकाला तो ये इस माध्यम का अपना अपवर्तनांक है, और इसी तरह इसका जो अपवर्तनांक आएगा μ2, ये भी निर्वात की तुलना में है। तो अगर किरण इससे इसमें जा रही है तो फिर इसका अपवर्तनांक इसकी तुलना में क्या होगा, ये हो जाएगा
μ2 बटा μ1, जिसको हम इस तरह भी कह सकते हैं μ12, अर्थात 2 का अपूर्णांक 1 के सापेक्ष, 2 का अपूर्णांक 1 के सापेक्ष, यानी ये जो अपूर्णांक हम निकालते हैं वो किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की तुलना करके निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम किरण जाती है। हमने देखा कि जब भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से वो विचलित हो जाती है। मान लिया हमारा ये पास एक कांच का स्लैब है, गुटका है, पारदर्शी, और इसकी जो मोटाई है या ऊंचाई है वो टी है। इस पर एक किरण आके पड़ती है, ये इस पर हमने अभिलंब डाला, ये यहां अभिलंब है। मान लीजिए ये हमारा बिंदु यल है, किरण आकर के ये पड़ती है, ये कोण आई है। जब दूसरे माध्यम किरण जाएगी तो कुछ अभिलंब की ओर झुकेगी, और हमारी जो किरण है, जाना तो हमारी किरण को इस तरफ चाहिए था, लेकिन इधर न जाकर के किरण इधर को चली जाती है। किरण यहां पहुंची, और फिर जब यहां पहुंचती है तो किरण फिर दूसरे माध्यम में निकल जाती है। ये जो किरण यहां है आपाती किरण, जो किरण निकल रही है निर्गत किरण, यह है निर्गत, यह है आपाती। तो ये आपाती किरण और ये निर्गत किरण जो निकल रही है, ये दोनों किरणें समानांतर होती हैं। माध्यम अगर एक ही है, ये दोनों माध्यम, हवा से गई किरण कांच के अंदर, कांच से फिर हवा में निकली, इसलिए दोनों किरणें समानांतर हैं। तो आपाती किरण निर्गत किरण के समानांतर होती है। दोनों समानांतर होती हैं। तो ये किरण तो दोनों समानांतर है। किरण को जाना इस दिशा में था, लेकिन किरण इधर को गई, इधर निकली, यानी ये किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई, पार्श्विक रूप से विचलित हुई। तो इसमें ये जो पार्श्व विचलन है ये कितना हुआ, इसको, इस बिंदु को, इस बिंदु को हमने यम मान लिया, इसको यम डैश मान लिया। हमको ये निकालना है कि इसमें पार्श्व विचलन कितना हुआ। यम यम डैश लेटरल, इसमें जो हमारा डेविएशन हो गया, इसमें अपने मार्ग से ये विचलित हो गई, जो इसमें इसको कहते हैं पार्श्व विचलन। जो ये डिविएशन हुआ एम एम डैश, हमको ज्ञात करना है कि किरण किस का विचलन किस बात पर निर्भर करता है। यहां पर इस कोण को हमने डेल्टा मान लिया, और हम जानते हैं कि ये हमारा कोण ये आर है। इसको पी मान लिया। ट्रायंगल यल पी यम में अगर आप इसमें देखें, इस ट्रायंगल में, तो
कास आर, ये 90 डिग्री है, ये आधार है, ये कर्ण है। कास आर इक्वल टू एल पी अपान एल यम, और इसीलिए एल यम इक्वल टू एल पी इक्वल टू टी। कास आर यानी टी अपान कास आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एल यम। एल यम टी हम अब इस ट्रायंगल को लेते हैं क्योंकि हमको इसी को ज्ञात करना है, एम डैश। पुनः ट्रायंगल एल एम डैश में अब इसमें लेते हैं। देखिए यह है आपका इसमें इस ट्रायंगल में साइन डेल्टा इक्वल टू एम डैश। ये इस पर लम डाला, ये कोण 90 डिग्री है। एम डैश अपान एल यम, ये बराबर आ गया एल यम इसलिए यम डैश यम डैश इक्वल टू एल यम साइन डेल्टा। अब ध्यान से देखें, यहां ये पूरा कोण आई है, ये आर है, और ये आई है, ये भी आई है, शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने का कोण है। इसलिए डेल्टा बराबर है आई माइनस आर। डेल्टा के बराबर आई माइनस आर, ये बराबर हुआ एल यम, ये दिया हुआ है, या रख दीजिए, बाद में रखते हैं। ये हुआ यम और ये हो गया आपका साइन आई माइनस आर। और इसलिए इसका पार्श्विक विचलन कितना हुआ, किरण दूसरे माध्यम में जब गई तो लंबवत दिशा में कितना विस्थापित हो गई, कितना अपने मार्ग से हट गई। इसलिए पार्श्विक विचलन एल यम डैश बराबर एल यम की वैल्यू रख दी, आ गया टी अपान कास आर, और आगे है साइन आई माइनस आर। यही है पार्श्विक विचलन।
पार्श्विक विचलन का मैक्सिमम मान तब होगा जब आई का मान 90 हो जाएगा। जब ये कोण 90 हो जाएगा तो साइन 90 माइनस आर बराबर कास आर, कास आर से कास आर कट जाएगा, एम डैश का मैक्सिमम मान टी हो जाएगा। उस समय इसका अधिकतम मान टी होगा। ये कांच का गुटका है, स्लैब है। यदि इसके नीचे कोई निशान है, कोई कागज के ऊपर कोई निशान बना है, तो इससे चलने वाली किरण यहां आएगी और ये विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। ये आई है, ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। ये इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, यानी ये आपका डेंसर मीडियम है इसकी तुलना में रेरर। यह विलंब है। अब ये जो किरण है आती तो यहां से है, लेकिन ये आती हुई हमको कहां से दिखाई पड़ती, इसको हमने पीछे बढ़ाया। ये किरण इस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, इस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है। यानी जो हमारी वस्तु है वो ये हमको पी पर दिखाई पड़ती है, पी पर। किरण या किरण ये है आपका ओ पी एम एन आर, किरण एन आर। गुटके के अंदर बिंदु पी से आती हुई ज्ञात होती है। इसका मतलब जो इसकी तली है नीचे की, जहां पे ये चिन्ह यहां वो बना है, ये यहां बनता हुआ दिखाई देता है, अर्थात इसकी तली उठ करके यहां पहुंच जाती है। अब ये गुटके की जो मोटाई है वास्तविक, यहां से लेकर के यहां तक, ये गुटके की जो वास्तविक मोटाई है ये इतनी रह जाती है। ये इसकी आभासी मोटाई है गुटके की। हमको ये दिखाना है कि गुटके की जो आभासी मोटाई है, वास्तविक मोटाई है, उसका उसके अपवर्तनांक के साथ क्या संबंध है। अब आइए देखते हैं। ये आर है तो ये पूरा कोण भी आर होगा, यहां से यहां तक ये आर है। ये किरण इधर को जाती, इधर को जाती, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका हो गया आर, ये कोण है आई, इसलिए ये कोण हो गया आई। आप इस त्रिभुज में देखें,
त्रिभुज यम एन ओ में साइन आई बराबर यम एन लंब बटा कर्ण ओ एन तथा साइन आर ये पूरा कोण यहां से यहां तक आर होगा, तो ये कोण भी आपका आर हो जाएगा। ये आर हुआ एकांतर कोण आर। तो साइन आर बराबर हो जाएगा यम एन अपान पी एन, और इसलिए गुटके का अपवर्तनांक, इसलिए म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर। यम एन अपान ओ एन और यम एन अपान पी एन इज इक्वल टू पी एन अपान ओ एन। चूंकि आई एवं आर बहुत छोटे हैं, जब आई और आर बहुत छोटे हैं तो पी एन बराबर पी एम और ओ एन बराबर ओ एम। तो पी एन बराबर पी एम तथा ओ एन बराबर ओ एम ले लेते हैं और इसीलिए म्यू इज इक्वल टू पी एन की जगह हुआ पी एम और ओ एन की जगह हुआ ओ एम बराबर वास्तविक गहराई पी एम अपान पी एम। साइन आई अपान साइन आर, साइन आई इज इक्वल टू कोण यम एन अपान ओ एन। किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती, और इसीलिए ये आया 1/μ, 1/μ इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। यानी हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो जो पहला माध्यम है वो तो हमारा कांच है और जो दूसरा माध्यम है वो हमारी हवा है। तो ये जो हमने रखा ये बराबर आया साइन आई अपान साइन आर, राइट।
इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन आई का मान रख दिया, ये आ गया mn अपान ON और PN अपान mn, PN अपान ON, राइट। अब यहां पर ये जी म्यू ये है, किरण तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। हम लोगों ने इसका पहले सूत्र जो लगा रहे थे वैसा नहीं, किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक आएगा। यहाँ पर किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है, इसलिए जो साइन आई अपान साइन आर आएगा वो प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक आएगा। तो प्रथम माध्यम तो यहाँ कांच हुआ, दूसरा माध्यम यहाँ हवा हुई, तो आ गया जी म्यू ये। हमको निकालना है कांच का अपवर्तनांक यानी ए म्यू जी, तो उलट जाएगा और इसलिए ए म्यू जी उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया ON अपान PN। अब चूंकि R योम I कोण बहुत छोटे हैं और इसलिए ON बराबर OM तथा PM तथा PN बराबर PM रखने पर, अब रख दिया तो ए म्यू जी इज इक्वल टू OM अपान PM, या OM वास्तविक गहराई मोटाई, जो वास्तविक मोटाई है गुटके की, और PM जो मोटाई हमको दिखाई पड़ रही है, जहां पर इसका नीचे वाला सिरा दिखाई दे रहा है, अर्थात आभासी मोटाई H डैश। इस तरह हम लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में चाहे तो लिख दें म्यू इक्वल टू H अपान H डैश, अर्थात किसी भी गुटके या किसी भी बर्तन में भरे हुए द्रव की का अपवर्तनांक उसकी वास्तविक गहराई या गुटके की वास्तविक मोटाई अपान आभासी मोटाई, इसको कहते हैं वास्तविक मोटाई अपान आभासी मोटाई। तो ये हो गया अपवर्तनांक के कारण से किस तरह से कोई भी वस्तु कम ऊंचाई की दिखाई पड़ती। अब यहाँ से हम अगर देखते हैं तो जो बिंदु यहाँ नीचे था ये H गहराई पे था, वो हमें H डैश गहराई पे दिखाई देता है, इतना ये ऊपर उठ जाता है। इसी तरह से किसी बर्तन में अगर द्रव भर दें तो उसके नीचे जो भी कोई वस्तु पड़ी होगी उसके पेंदे में तो उठी हुई दिखाई पड़ेगी, और उसके लिए भी हमारा यही फार्मूला होगा म्यू इक्वल टू H अपान H डैश। बस आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो।